हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग की एक नई यूनिट, जिसका जो कि कौन सी यूनिट है, जो कि है यूनिट 3। तो हम लोग इसमें यूनिट 3 को शुरू करने वाले हैं और ये वीडियो इसका पार्ट 1 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पूरे लीगल सिस्टम के बारे में। बेसिकली हम यहाँ पर समझेंगे कि लॉ वाला पोर्शन क्या है। मतलब अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जितना भी पार्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जितना पार्ट था वो हमने यूनिट 1 और 2 में पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरा कवर करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर इस सब्जेक्ट के लॉ वाले पार्ट में आए हैं। उसके बाद हम लोग आगे वाली यूनिट्स में इसके इंजीनियरिंग वाले एस्पेक्ट में आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग लॉ को समझेंगे कि बेसिकली लॉ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है सोर्सेज ऑफ लॉ, क्या क्या कोर्ट्स के बारे में है। फिर हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन तरीके के कितने कितने तरीके के लॉ होते हैं, क्या क्या लॉ हमें एज ए इंडियन जानने की जरूरत है। ये सब चीजें हम लोग इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। और जैसे यूनिट 1 और 2 थोड़ी सी लेंथी यूनिट थी, लेकिन यूनिट 3, 4, 5 कंपैरेटिवली उनसे इजी भी है और उनसे छोटी यूनिट्स भी हैं, तो इनको प्रिपेयर करने में आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट लीगल सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लॉज मेंशन है और ये लॉज क्यों बनाए गए हैं, ये लॉज इसलिए बनाए गए हैं ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके पूरे हमारे सोसाइटी की। तो समझते हैं कि यहाँ पर लॉ क्या है। सो द कंसेप्ट ऑफ लॉ इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ प्रिंसिपल्स and regulations. In the modern era, a well-functioning legal system is crucial for maintaining order in the society and ensuring the survival of humanity. ठीक है, ह्यूमैनिटी। देखो, लॉ बेसिकली क्या होता है। लॉ एक बोल सकते हो कि लॉ कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब ये रूल्स और रेगुलेशंस क्यों बनाए गए हैं? ये रूल्स ऑफ रेगुलेशन इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो हमारी कंट्री का जो लीगल सिस्टम है, जो लोगों को बेसिकली जस्टिस प्रोवाइड करता है, उसकी सही से वेल फंक्शनिंग हो सके, वो अपना काम सही से कर सके। और ये काम करना क्यों सही से जरूरी है? ये काम करना सही से इसीलिए जरूरी है ताकि जो हमारी कंट्री है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके, और जिसने अगर कोई भी क्राइम किया है उस केस में क्या पर्टिकुलर वहां पर पनिशमेंट होनी चाहिए, उस लॉ के हिसाब से उसको मिल जाना चाहिए। तो बेसिकली किसी भी सोसाइटी को लॉ एंड ऑर्डर वहां पर क्रिएट करने के लिए हमें जरूरी है, और ये इसीलिए भी जरूरी है ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो अपनी वेल फंक्शनिंग कर पाए, लीगल सिस्टम की वेल फंक्शनिंग हो सके। ठीक है, फिर इट इज इम्पेरेटिव फॉर इंडिविजुअल्स to possess knowledge of their country's law in order to steer clear of any unethical conduct। वही चीज जो मैंने बताई कि कोई भी अगर अनएथिकल कंडक्ट है, उससे रिलेटेड क्या लॉ बनाया गया है हमारे लीगल सिस्टम में, उस चीज की नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब है द टर्म लॉ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिटोनिक एक्सप्रेशन लैग सिग्निफाइंग स्पेसिफिक और फिक्स्ड। तो लॉ जो वर्ड है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है? वो एक लैग वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है स्पेसिफिक या फिर फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जो चेंज नहीं होगी, जो फिक्स्ड रहेगी, जो अनचेंज्ड है। तो लॉ भी जो होते हैं वो अनचेंज्ड होते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है वो अनचेंज होता है। तो बेसिकली कोई भी अनएथिकल कंडक्ट के हिसाब से जो भी कंट्री ने लॉ बनाए हैं वो चीजें यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब एक इसकी अगर डेफिनेशन की तरह देखें तो वो क्या है? सिंपली पुट, लॉ कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ रेगुलेशंस एक्नॉलेज्ड बाय अ स्पेसिफिक कंट्री और कम्युनिटी टू गवर्न द बिहेवियर्स ऑफ इट्स मेंबर्स इन फोर्स भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? थ्रू पेनल्टीज। अब देखो, इसका मतलब है कि लॉ क्या है? मैंने बताया कि लॉ एक ऐसी प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि कंट्री की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। इसके साथ ही साथ जो वहां पर जो लोग रहते हैं, जो मेंबर्स हैं उस कंट्री के, बेसिकली जो सिटीजन्स हैं, उनके बिहेवियर को गवर्न करने के लिए, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ये लॉ बनाए गए हैं। और अगर पर्टिकुलर जो भी मेंबर है, जो भी सिटीजन है उस पर्टिकुलर कंट्री का, अगर उसने किसी भी लॉ को वायलेट किया, उस केस में यहाँ पर कुछ पेनल्टीज उसको भरनी पड़ सकती हैं, या फिर उसके खिलाफ कोई भी पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि इन्फोर्सबली थ्रू पेनल्टीज। मतलब अब अगर कोई यहाँ पर पेनल्टी नहीं होगी, कोई पनिशमेंट नहीं होगी लॉ में, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई उस चीज को नहीं मानेगा, है ना। तो अब इस चीज को जरूरी करवाने के लिए यहाँ पर लॉ में कुछ पेनल्टीज या फिर कुछ पनिशमेंट्स दी गई हैं ताकि जो मेंबर्स हैं उनका जो कंडक्ट है, बेसिकली जो उनका बिहेवियर है, उसको वहां पर गवर्न या फिर उनको सही किया जाए। ठीक है,
अब आता है मेजर फंक्शंस ऑफ लॉ। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमें लॉ की जरूरत क्यों है। जैसे दो रीजन तो यही हो गए कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके पूरी कंट्री की, और एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके, और जो भी इंडिविजुअल्स हैं वहां पर जस्टिस हो सके। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहला है इंश्योरिंग जस्टिस इज सर्व्ड। तो नॉर्मल सी बात है कि जस्टिस इंश्योर हो सके, इसीलिए हमें लॉ की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है मेरा प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो अगर कोई लॉ बना होगा उस हिसाब से इक्वालिटी को मेंटेन करना कि वहां पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो जेंडर बेसिस वहां पर जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्रीड वाइज डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस वजह से भी यहाँ पर लॉ हेल्प करता है और इक्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। फिर है अपहोल्डिंग इम्पार्शियलिटी। वही चीज जो इक्वालिटी में थी कि यहाँ पर किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जो भी मेंबर्स हैं मेरे उस कंट्री के, जो भी सिटीजन्स हैं, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और इम्पार्शियल बिहेवियर उनके साथ रखना चाहिए। ठीक है। फिर है प्रिजर्विंग लॉफुलनेस एंड ऑर्डरनेस। तो एक ऑर्डर, जैसे मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें लॉ की जरूरत है। फिर है एक्सरसाइजिंग सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल भी हमें चाहिए। उसके साथ साथ फैसिलिटेटिंग कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो बेसिकली सपोज करो कि एक पार्टी है, उसका एक मेंबर है और दूसरी पार्टी का दूसरा मेंबर, उन दोनों पार्टीज के मेंबर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उस केस में, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे भी आर्बिट्रेशन में जब हम लोग देखेंगे, तो उस केस में क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो सके, वो सॉल्व हो सके। बेसिकली उसके लिए भी हमें लॉ की जरूरत पड़ती है। ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटिंग ऑर्डरली चेंज थ्रू लीगल एंड सोशल रिफॉर्म। और यहाँ पर ऑर्डरली जो चेंज हो रहे हैं लीगल और सोशल रिफॉर्म, उस केस में भी हमें लॉ की नीड पड़ जाती है। ठीक है। तो ये सारे मेरे बेसिक फंक्शंस हैं मेरे लॉ के। फिर आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोर्सेज ऑफ लॉ। तो ये जो पेपर में आ चुका है सोर्सेज ऑफ लॉ का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत बार पूछा गया है। तो सोर्सेज ऑफ लॉ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो इंडिया डिराइव इट्स लॉ फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। बेसिकली सोर्सेज ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि जो भी लॉ में जो चीजें दी गई हैं उनका बेसिकली सोर्स क्या है या फिर उनका ओरिजिन क्या है, वो जो लॉ की चीजें हैं वो कहाँ से बनी है, बेसिकली वो हम देखेंगे। तो इंडिया को अपना लॉ जो भी है वो कहाँ से मिले हैं, किन सोर्सेज से मिले हैं, वो चीज हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला है लेजिस्लेशन एज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ। तो सबसे पहला सोर्स क्या हो गया, सबसे पहला सोर्स हो गया मेरा लेजिस्लेशन। दूसरा सोर्स क्या हो गया, दूसरा सोर्स है मेरा कस्टम्स। ठीक है, समझते हैं अभी एक एक करके, अभी आगे सबको समझेंगे। फिर है मेरा जुडिशियल प्रेसिडेंस इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लॉ। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है मेरा जुडिशियल प्रेसिडेंस, जो हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन इसको बस एक वर्ड की तरह यहाँ पर समझाया है। नेक्स्ट है मेरा जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो ये भी मेरा एक सोर्स है। नेक्स्ट है मेरा कन्वेंशन लॉ, जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज, अग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस आ गए। तो ये सारे मेरे सोर्सेज हैं लॉ के। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले लेजिस्लेशन एज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ। तो लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर की बात तो हम लोग स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पर समझते हैं। So the term legislation is derived from the Latin words legis meaning regulation and latum which means making. तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, लेजिस जो मेरा वर्ड है लेजिस्लेशन, वो किस वर्ड से बना है, वो एक लैटिन वर्ड से बना है लेजिस, जिसका मतलब होता है रेगुलेशन, और लैटम जो वर्ड है लैटम से बना है जिसका मतलब होता है मेकिंग। मतलब बेसिकली रेगुलेशन मेकिंग या फिर लॉ मेकिंग। तो हमें पता है लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, बेसिकली लॉ मेकिंग होता है, लॉ को बनाना होता है। The legislation is considered as a primary source of law in India. Legislation has a wide ambit and it is used to regulate, authorize, to enable, to provide funds, to prescribe, to sanction, grant, declare or to restrict. तो लेजिस्लेशन का काम बेसिकली क्या होता है, रेगुलेशन को मेंटेन करना, ऑथराइज करना, बेसिकली ग्रांट करना, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट या किसी चीज को डिक्लेयर करना। तो बेसिकली लॉ बनाने को ही हम लोग लेजिस्लेशन बोलते हैं। अब है द लेजिस्लेचर इज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यू एक्ट्स, न्यू लॉज, रिपील एंड अमेंडमेंट ऑफ ओल्ड लॉ। तो ये जो बेसिकली जो लेजिस्लेचर होता है इसको कौन फ्रेम करता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी है। सो लेजिस्लेचर कौन फ्रेम करता है, लेजिस्लेचर मेरा पार्लियामेंट फ्रेम करता है। और पार्लियामेंट कैसे करता है, पार्लियामेंट इसको न्यू एक्ट्स बनाता है, जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं कितने सारे एक्ट्स। उसके साथ साथ पार्लियामेंट न्यू लॉज बनाते हैं,
कुछ लॉज को रिपील कर देते हैं, मतलब कुछ लॉ को वहीं खत्म कर देते हैं, और इसके साथ साथ जो पुराने लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट या फिर चेंज भी करते हैं। ठीक है, अब द प्रोसीजर फॉर दिस इज डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अमेंडमेंट का कैसे न्यू लॉज बनते हैं वो सब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट जब हम लोग यूनिट 1 और 2 में पढ़ रहे थे तब हम लोग समझ चुके हैं। बेसिकली यूनिट 1 में हमने अमेंडमेंट को समझा था। ठीक है, फिर सो लेजिस्लेशन एज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो देखो यहाँ पर जो लेजिस्लेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है मेरा सुप्रीम लेजिस्लेशन, दूसरा है मेरा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब समझते हैं ये क्या है। So it is the parent law that originate from the sovereign strength of the nation. It cannot be repealed, annulled or managed by other legislative authority. Next है मेरा subordinate legislation. तो the subordinate legislation are dependent on the supreme legislation for their validity and existence. देखो बेसिकली क्या है कि लेजिस्लेशन 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप से बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है। एक है मेरा सुप्रीम लेजिस्लेशन और दूसरा है मेरा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, सुप्रीम लेजिस्लेशन जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट क्या था, एक बहुत हाई लेवल का या सुप्रीम लेवल का कोर्ट था। उसी तरह से जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है वो एक पेरेंट लॉ है, या फिर बोल सकते हो सबसे बड़ा लॉ है जो ओरिजिनेट करता है बाकी सारे अदर लॉ को जो भी नेशंस में है। ठीक है, और ये क्योंकि पेरेंट लॉ है, जो पूरा बोल सकते हो कि एक बेसिकली क्या है कि सपोज करो कि यहाँ पर एक बेस है। ठीक है, ये एक पेरेंट लॉ है। ठीक है, और इसी पेरेंट लॉ से बहुत सारे अदर लॉ यहाँ पर डिराइव किए गए। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर कोई लॉ डिराइव करा होगा, यहाँ पर कोई निकाला होगा, यहाँ पर। ठीक है, अब हो सकता है बहुत से केस में कि ये जो लॉज डिराइव किए गए हैं इनको रिपील कर दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन जिस लॉ से उस लॉ को बनाया गया, मतलब ये वाला जो पेरेंट लॉ है इसको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, कभी भी इसको रिपील नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि सुप्रीम लेजिस्लेशन जो है वो पेरेंट लॉ है और बाकी सारे लॉ जो नेशन में है वो इससे बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं। इसीलिए इस लॉ को हम लोग रिपील्ड या एनल्ड नहीं कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जैसे उसके नाम से समझ में आ रहा है, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट भी था, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेशन पे डिपेंड करता है। मतलब इस वाले पे ये डिपेंड करता है अपने वैलिडिटी और एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन तभी वैलिड कहलवाएंगे जब वहां पर सुप्रीम लेजिस्लेशन उसको वैलिड बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कस्टम एज वन ऑफ द अदर सोर्सेज ऑफ लॉ। अब ये कस्टम्स क्या है? सो कस्टम इज एन एस्टैब्लिश मोड ऑफ सोशल बिहेवियर विद इन अ कम्युनिटी। इट इज वन ऑफ द मेन एंड ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ लॉ। तो यहाँ पर बेसिकली कस्टम क्या होता है? कस्टम होता है कि जो आपका बिहेवियर है किसी भी कम्युनिटी में, अगर आप प्रेजेंट हो तो जो आपका बिहेवियर होगा सोशल, जब आप प्रेजेंट होगे तो जो आपका बिहेवियर होगा किसी भी कम्युनिटी में रह के, वो हम कस्टम्स बोलते हैं। और ये सबसे पुराना सोर्स है मेरी लॉ का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोसेक पाउंड कस्टमरी रेगुलेशन कंप्राइजेस, तो ये कोई थे रोसेक पाउंड जिनके हिसाब से कुछ कस्टमरी रेगुलेशंस थे, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जिसके अंदर आती हैं लॉ फॉर्मुलेटेड बाय कस्टम्स ऑफ फेमस मोशंस। तो बहुत सारे ऐसे फेमस मोशंस थे जो कि जहां से लॉ बनाए गए थे। उसके बाद लॉ फॉर्मुलेटेड थ्रू जुडिशियल चॉइस, कुछ जुडिशियल चॉइसेस थी जहां से लॉ फॉर्मुलेट किए गए थे, जहां से लॉ डिराइव किए गए थे। नेक्स्ट है मेरा लॉ फॉर्मुलेटेड विद द एड ऑफ डॉक्ट्रिनल राइटिंग्स एंड क्लिनिकल डिस्कशंस फॉर लीगल स्टैंडर्ड्स। कुछ डॉक्ट्रिन जो होती थी, उनकी जो राइटिंग्स थी, डॉक्ट्रिनल राइटिंग्स, वो उसके साथ साथ कुछ क्लिनिकल डिस्कशंस के थ्रू भी हमें बहुत सारे लॉ मिले। नेक्स्ट है मेरा इंग्रेडिएंट्स ऑफ कस्टम्स एज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि कस्टम्स तो होते हैं कि जो हमारा सोशल बिहेवियर है किसी भी कम्युनिटी में, वो तो हमारा सोर्स ऑफ लॉ ही है। उसके साथ साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कस्टम्स भी होते हैं जो कि लॉ का सोर्स बनाते हैं इंडिया में। अब वो इंग्रेडिएंट्स या फिर इसके अंदर जो अंदर के फीचर्स हैं कस्टम्स के, वो क्या है? सबसे पहले एंटीक्विटी। तो इनको बस ऐसे समझने का या फिर देख सकते हो, बस ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटीक्विटी है, कॉन्टिन्यूअस है, कोई चीज चलती चली जा रही है। ऑब्लिगेटरी इन नेचर, मतलब जो कस्टम्स हैं वो जरूरी होने चाहिए नेचर में, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, उसकी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए, रीजनेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, पीसफुल एंजॉयमेंट होना चाहिए और सर्टेनिटी। तो ये सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेरे कस्टम्स के। ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं? जो कि मेरा लॉ का एक अनदर सोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट है मेरा जुडिशियल प्रिसीडेंस। अब इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जुडिशियल प्रिसीडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं।
Judicial precedence lays on the doctrine stare decisis. It simply means adhering and relying on earlier decisions made by the court. That is, for instance, if High Court decides on a particular case and a similar situation comes to lower court, the lower court will treat the case alike and pass the judgment same as done by the High Court. तो ये चीज मैंने आप लोग को जब हाई कोर्ट पढ़ाती थी तब भी मैंने बताई थी कि हाई कोर्ट क्या था मेरा, हाई कोर्ट मेरा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है और जो भी डिसीजंस जो भी जजमेंट मेरे हाई कोर्ट ने दिए हैं वो मेरे एक रिकॉर्ड की तरह रखे रहते हैं, ठीक है। और कोई भी केस सपोज करो हाई कोर्ट से नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया है और वो सिमिलर केस है, तो उस केस में सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये जरूरी हो जाता है कि वो हाई कोर्ट का वो पर्टिकुलर केस स्टडी करे और उसको वो प्रोविजन मिलता है कि वो सारी उसकी डिटेल्स वहां से गैदर कर सकता है। तो उस केस में हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया होगा उस केस में वो सबऑर्डिनेट कोर्ट वहां पर देता है। तो वही चीज मेरी जुडिशियल प्रेसिडेंस होती है जो कि किस डॉक्ट्रिन पे काम करती है ये याद रखना, जिसकी मेन प्रिंसिपल होती है वो होती है स्टेयर डेसिसिस, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर पर्टिकुलर कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है, कोई भी ऐसा केस आया है जो कि प्रीवियस केस या प्रीवियस सिचुएशन के जैसा है, तो उस केस में जो लोअर कोर्ट होगा वो किसका डिसीजन देखेगा, वो हायर कोर्ट का डिसीजन देखेगा और उस केस में जो हायर कोर्ट ने डिसीजन लिया होगा लोअर कोर्ट भी सेम टू सेम वही डिसीजन वही जजमेंट दे देगा, ठीक है। अबे दिस इज बिकॉज द हाई कोर्ट हैज सेट अप प्रेसिडेंट फॉर द लोअर कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट आर बाउंड टू फॉलो इट। और जैसे मैंने बताया कि हायर कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया होगा वो लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ेगा क्योंकि लोअर कोर्ट बाउंडेड है, बंधा हुआ है उसको फॉलो करने में। अब the decisions of the lower bench can always be overruled by the higher bench by giving valid reasons। और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जो डिसीजंस मेरे लोअर कोर्ट्स ने दिए हुए हैं हो सकता है कि हायर कोर्ट उसको ना माने, उनको ये बेसिकली पावर मिली हुई है और वो ये कर सकते हैं बहुत सारे वैलिड रीजंस को देके, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स क्या होती हैं जुडिशियल प्रेसिडेंस की, सबसे पहले कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। हायरार्की जो हमने देखा भी है कोर्स वाले लेक्चर में कि क्या हायरार्की होती है। फिर है बाउंड बाय देयर ओन डिसीजंस, तो जो भी उनका डिसीजन है उससे वो बाउंडेड होते हैं, ठीक है, बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट है मेरा जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो ये तो बहुत इजी सा है। दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड ओनली इन केसेस वेयर द जजेस फील दैट द लॉ सीम्स टू बी इनएडिक्वेट or out of date or unjust. In such cases, the justice makes decisions. The judges make decisions based on equity, good conscience, fairness, and justice using their common sense. देखो, इसका क्या मतलब है कि सपोज करो कोई ऐसा केस आया है कोर्ट में जिसमें जज को लगता है कि जो लॉ के हिसाब से जो इसका डिसीजन है वो गलत हो सकता है या फिर वो अनजस्टिस प्रोवाइड कर सकता है या फिर जो पर्टिकुलर जो सोल्यूशन दिया हुआ है, जो जजमेंट दिया हुआ है लॉ में वो बहुत आउट ऑफ डेट है, आउट ऑफ डेट हो गया है और पर्टिकुलर केस में वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो उस केस में जो जज है वो अपना डिसीजन, वो अपना जजमेंट इक्विटी या फिर जस्टिस के हिसाब से या फिर गुड कंसाइंस के हिसाब से या फिर उसको जो उस केस में फेयर लगता है उस हिसाब से वो डिसीजन दे सकता है अपने कॉमन सेंस के थ्रू। जरूरी नहीं है कि उस केस में वो लॉ की ही यूज करे, लेकिन ये तभी है जब उसको लगेगा कि जो लॉ में चीजें हैं वो आउट ऑफ डेट है या फिर वो चीजें इनएडिक्वेट है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कन्वेंशन लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटीज, अग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस। सो विद द इमर्जेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर वाज एन इंक्रीज नीड फॉर द वर्ल्ड कंट्री टू इंटरैक्ट विद वन अनदर। दिस मीन्स दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर वर्ल्ड कंट्रीज टू बी बाउंड बाय सिंगल सेट ऑफ लॉज। देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो हमारे बेसिकली क्या हुआ, एक बहुत ज्यादा नीड बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा आवश्यकता बढ़ने लगी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरेक्ट करे, ठीक है। अब वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए हो सकता है या फिर जो भी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया में भी होती हैं और भी जगहों से आती हैं, तो वो एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पर इंटरेक्ट करना पड़ा इंडिया को भी बहुत सारी अदर कंट्रीज से। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इसके लिए जो बाकी कंट्रीज हैं उनके लिए कुछ सिंगल सेट ऑफ लॉज होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए। और ये लॉज किस फॉर्म में होते हैं, सच लॉज आर मेड बाय द वे ऑफ ट्रीटीज, अग्रीमेंट्स एक्सेट्रा एंड दीज आर हार्मोनाइज्ड बाय द यूएन, यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो ऐसे सारे जो लॉज होते हैं जो इंटरेक्ट करती है एक कंट्री दूसरे कंट्री से, ऐसे सारे लॉज मेरे ट्रीटीज या फिर अग्रीमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है।
Therefore, all the above mentioned source completely answers to the question as what are the sources of law। और इस तरह से हमने सारे सोर्सेज को कवर कर लिया है, जिसमें 5 सोर्सेज हैं और ये सारे सोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जस्टिस को लोगों को देने के लिए, उनको बेसिकली उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।